आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या होंगी जिनके मायने हम आधे घंटे में समझाने वाले हैं। तो देखिए, झारखंड के मंत्रियों का विभाग हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज मंत्रियों का जो विभाग है उसका भी बंटवारा हो गया। झारखंड से खबर और रुपौली के रण को भी समझाएंगे क्योंकि यहां दिलचस्प मुकाबला है। और इस बीच जो तीसरी खबर होगी, नीतीश के एरियल सर्वे के भी मायने समझाएंगे क्योंकि बाढ़ जैसे हालात है और इसमें नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। उसके बाद से समझाएंगे कि रोहिणी पर सियासी चर्चा को भी समझने की कोशिश इस बुलेटिन में हम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी अगली खबर है वो नीट मामले पर सुप्रीम सुनवाई हुई है। सुप्रीम सुनवाई में क्या हुआ, इसके मायने क्या है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये खबरें होंगी जिस खबरों की बात हम इस बुलेटिन में करने वाले हैं। तो देखिए, हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने के बाद झारखंड में कैबिनेट का विस्तार हुआ। हेमंत कैबिनेट में जेएमएम कोटे से 6 विधायक, कांग्रेस कोटे से 4 विधायक और आरजेडी कोटे से एकमात्र विधायक मंत्री बने। का विस्तार, जेएमएम कोटे से 6 एमएलए बने मंत्री, कांग्रेस से 4 विधायक बने मंत्री, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता बने मंत्री। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। झारखंड राजभवन के बिरसा मंडपम में हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 11 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद एक-एक कर जेएमएम कोटे से 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बैजनाथ राम हेमंत सरकार में पहली बार मंत्री बने, जबकि मिथिलेश ठाकुर तीसरी बार, दीपक बिरुआ दूसरी बार, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने भी तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हेमंत मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों को जगह मिली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। आरजेडी कोटे से एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को भी हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। इससे पहले भी सत्यानंद भोक्ता हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हेमंत कैबिनेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 12 कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनमें से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी को पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शपथ ग्रहण के बाद झारखंड सरकार के मंत्रियों के विभाग का भी बंटवारा हो चुका है। आइए जानते हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला है। तो चंपाई सोरेन की अगर बात करें तो जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की विभाग ये संभालेंगे। रामेश्वर उरांव वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग संभालेंगे। इसके साथ साथ वाणिज्य कर और संसदीय कार्य विभाग की भी जिम्मेदारी ये संभालेंगे। इसके साथ साथ सत्यानंद भोक्ता श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग इनके जिम्मे है। उद्योग विभाग भी इनके जिम्मे है। इसके साथ साथ बात करें बैद्यनाथ राम की तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसके साथ साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी इनके पास रहेगा। दीपक बिरुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी ये संभालेंगे। इसके बाद से बन्ना
गुप्ता की अगर बात करें तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग भी इनके जिम्मे रहेगा। इसके बाद से दूसरी बात करें इरफान अंसारी की, तो ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग, यानी कि ये 3 विभाग जो है वो संभालेंगे इरफान अंसारी। इरफान अंसारी के बाद बात करें मिथिलेश ठाकुर की, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ये संभालेंगे। इनके पास बस एक ही विभाग है और इससे पहले भी विभाग ये संभाल चुके हैं। उसके बाद से बात करें मिथिलेश ठाकुर के बाद से हफीजुल हसन की, तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, इसके साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग भी इनके जिम्मे होगा। इसके बाद से बेबी देवी की अगर बात कर ले तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इनके जिम्मे इस बार जो है वो दिया गया है। तो ये वो चेहरे हैं जिनको विभागों का बंटवारा हो गया है। दीपिका पांडे सिंह की अगर बात करें तो कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग भी ये संभालेंगे। तो ये वो चेहरे हैं, वो ये मंत्री हैं जिनके बीच विभागों का जो बंटवारा है वो भी किया जा चुका है। तो ये वो चेहरे जो अब कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने का जो कार्यकाल होगा वो उनका बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा के जो चुनाव है वो भी झारखंड में होने हैं। बढ़ते आगे तो हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार को भी अब समझते हैं। तो झारखंड में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है और ऐसी स्थिति में चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कई बातों का ख्याल रखा गया है ताकि चुनाव से पहले कोई खटपट ना हो। हेमंत सोरेन सीएम बने हैं तो बसंत सोरेन को इस बार मौका नहीं मिला। जेएमएम नेता बैद्यनाथ राम पिछली बार मंत्री ना बनने से नाराज थे, अंतिम समय में नाम कटा था और यही वजह है कि दलित चेहरे के तौर पर उनको मौका मिला है। इसके बाद से बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में पिछली बार मंत्री बनने को लेकर बहुत मारामारी थी। यही वजह है कि नए चेहरे के रूप में दीपिका पांडे सिंह को मौका मिला है। इरफान अंसारी ने भी खूब बयानबाजी की थी। यही वजह है कि आलमगीर आलम की जगह पर अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर इरफान अंसारी को मौका मिला है। वहीं अगर बात करें बसंत सोरेन की तो उनको जो जगह है वो नहीं मिली है। बादल पत्रलेख की अगर बात करें तो इनको भी जगह नहीं मिली है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको जगह मिली है और एक चेहरा ऐसा भी है जो पहली बार मंत्री के तौर पर शपथ लिया है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम थम गया। उसके पहले दोनों ही गठबंधनों के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। अब सबको 10 जुलाई की वोटिंग और 13 जुलाई को होने वाले मतगणना का इंतजार है। करीब 1 महीने से चल रहा रुपौली उपचुनाव के प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। इसके पहले दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जेडीयू के कलाधर मंडल के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने वोट मांगे। तो आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रचार किया। अब दोनों गठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। रुपौली उपचुनाव की 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिनमें महिला वोटर की संख्या 1,51,295 है, यानी आधे से अधिक महिला वोटर हैं और महिलाओं में खूब उत्साह भी नजर आ रहा है। बीमा भारती 2020 में जेडीयू के टिकट पर रुपौली से विधायक बनी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार मिली। अब वो एक बार फिर रुपौली में हो रहे उपचुनाव में किस्मत आजमा रही है, लेकिन जेडीयू ने कलाधर मंडल को चुनावी मैदान में उतारकर उनकी राह को कठिन बना दिया है। अब ये 13 जुलाई को पता चलेगा कि रुपौली की जनता ने एक बार फिर बीमा भारती पर भरोसा जताया या फिर जेडीयू के कलाधर मंडल पर। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और दिल्ली से अमृतेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब कलाधर मंडल का सियासी सफर जानते हैं, उसको समझते हैं। तो शिक्षक की नौकरी छोड़ राजनीति में कलाधर मंडल आए।
लंबे समय से राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2020 की अगर बात करें तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। साल 2001 से 2006 तक सोनवा पंचायत के ये मुखिया रहे। तो ये सियासी सफर कलाधर मंडल का, जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं और बीमा भारती को वो टक्कर देते नजर आएंगे। बढ़ते आगे और बीमा भारती का भी जो सियासी सफर है उसको भी समझते हैं। अब दूसरे प्रत्याशी की अगर बात करें बीमा भारती, तो रुपौली सीट से 5 बारी विधायक रही, यानी कि सफर काफी लंबा है इनका विधायक के तौर पर। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी में शामिल हो गई। आरजेडी से पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ी और हार का सामना उन्हें करना पड़ा। पप्पू यादव से वो हार गई। हालांकि पप्पू यादव इस बार उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब रुपौली के रण को समझते हैं। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव के कई मायने हैं। जेडीयू और आरजेडी के लिए प्रतिष्ठा की सीट ये मानी जा रही है। जेडीयू की विधायक बीमा भारती थी। सांसद बनने के लिए जेडीयू उन्होंने छोड़ दिया, आरजेडी में शामिल हो गई। लोकसभा का चुनाव लड़ा और जमानत भी नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और दोनों दल के पास ताकत दिखाने का मौका है। लोकसभा चुनाव की सफलता दोहराने की तैयारी में जेडीयू है, तो हार के बाद फिर से दम दिखाने की तैयारी में आरजेडी भी है। जीत से अब तय होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। जेडीयू आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई ये उपचुनाव बना हुआ है। जो दल जीतेगा उसका हौसला हाई रहेगा। डबल इंजन की सरकार का एनडीए का दावा है कि सत्ता विरोधी लहर का आरजेडी दावा कर रहा है। अब देखना होगा जनता किस पर भरोसा जताती है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दूसरी अगली खबर की। तो नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। लगातार हो रही बारिश ने बिहार को एक बार फिर से बाढ़ के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कहीं लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर रहा है, तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी तैरने लगी है। बाढ़ की आहट के बीच हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और गंडक बराज के ताजा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज का, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लगातार गंडक बराज पर निरीक्षण कर रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर का सबसे ज्यादा असर गोपालगंज और चंपारण के इलाके में दिख रहा है। यही वजह है कि सीएम ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण का हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर से बहुत बड़ा लगाव है और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। बिहार के लिए बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है कि नुकसान कम हो और लोगों को जरूरत पर मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूरी निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों पर है कि वो कैसे इन निर्देशों को जमीन पर उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सीएम के एरियल सर्वे के बारे में समझिए। तो बाढ़ की वजह से कई जगह सड़क मार्ग बाधित हो जाता है। बाढ़ की स्थिति में हर जगह जाना संभव नहीं होता है और यही वजह है कि सीएम नीतीश एरियल सर्वे करते हैं। आसमान की ऊंचाई से पता चलता है कि हालात कैसे हैं और एरियल सर्वे के आधार पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी सीएम की तरफ से दिया जाता है। बढ़ेंगे आगे और दूसरी खबर है रोहिणी आचार्य से जुड़ी हुई। तो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने सिंगापुर से आई थी।
रोहिणी ने सारण के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहने की बात कही थी। अब एनडीए के नेता एक सुर में आरोप लगा रहे हैं कि रोहिणी हार के बाद सारण को भूल गई हैं, जबकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य कहां है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल किया है बिहार के एनडीए नेताओं ने। एनडीए नेताओं ने एक सुर में आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य सारण के लोगों को भूल गई हैं। आप खुद नेताओं के बयान सुन लीजिए। 12 जून को उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहीं कि यही मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। आज महीना होने को है, कहीं कोई अता पता नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार के लोगों की ये पुरानी फितरत है। पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। 5 साल में इन लोग को अपना क्षेत्र, अपनी जनता याद आती है। अब सारण वो 5 साल के बाद ही वो देखने आएंगे। रोहिणी आचार्य पर एनडीए नेताओं की ओर से किए गए वार पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं ने इसे रोहिणी आचार्य का निजी मामला बताते हुए एनडीए पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगाया है। एनडीए के घटक दलों के पास बिहार की चिंता के अलावा सब काम है। बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बिहार में पुल पुलिया गिर रहे हैं। उससे ध्यान भटकाने के लिए रोहिणी आचार्य जी सारण नहीं आ रही हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक रोहिणी आचार्य चर्चा में क्यों आ गईं और एनडीए के नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रोहिणी सारण के लोगों को भूल गई हैं। तो इस बात को समझने के लिए रोहिणी आचार्य के 12 जून के उस बयान को सुन लीजिए, जो उन्होंने भारत से सिंगापुर जाते समय पटना एयरपोर्ट पर दिया था। जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। आपको बता दें कि पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं। सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए रोहिणी सिंगापुर से इंडिया आई। हालांकि रोहिणी बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी से लोकसभा का चुनाव हार गईं, लेकिन 12 जून को वापस सिंगापुर जाते समय ये कहकर गईं कि 10 से 15 दिन के अंदर वो वापस आएंगी और सारण के लोगों से मिलेंगी। अब जबकि 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से शाम 5 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने कहा कि हम नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने काउंसलिंग पर फैसला केंद्र सरकार और एनटीए के जिम्मे छोड़ दिया है। पूरे मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए, इस पर एनटीए और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सीबीआई को भी स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज मैटर सुना, बहुत पर्सनली सुना। उन्होंने क्वेश्चन बोला कि ठीक है, ये तो एक्सेप्ट करते ना आप कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन क्वेश्चन होता है मोरालिटी का। यहाँ पर 24 लाख बच्चों की क्वेश्चन एजुकेशन का सवाल है। और चीफ जस्टिस ने ये बोला क्या वो पेपर कैसे लीक हुआ, कितने लोग उसको एंटरटेन करते हैं, कितने लोग पैटर्न कैसे ग्रुप में बनता है, मतलब ए और बी बनता है, तो मतलब कैसे ग्रुप में बनता है, क्या उनको एक ही एजेंसी पेपर बनाती है, क्या उनको एक एजेंसी पेपर नहीं बनाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आए कि पेपर कैसे उनके तक पहुंचता है, कैसे पैटर्न में पेपर बांटा जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन आज जितने जो 2 महीने से चल रहे थे वो आज पूरा डिस्कशन हुआ। और इवन उन्होंने सीबीआई के लिए इंक्वायरी, सीबीआई उस पर आंसर्स दे और इन्वेस्टिगेशंस करे और पूरा जवाब दे, और एनटीए से पूरा आंसर्स मांगा उन्होंने। 6 जगह पे 6 स्टेट जो आइडेंटिफाई किए जहां एफआईआर हुआ है और जिसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन किया है और उसमें प्रोफेसर्स और कुछ टीचर्स भी शामिल हैं जो पेपर लीक
मेन है। तो ये जो इशू है ये आगे ना। अब नीट पेपर लीक पर सुप्रीम सुनवाई को समझते हैं। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक ये सुनवाई पूरी की गई। वहीं अदालत की अगर बात करें तो अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले कैंडिडेट्स की जानकारी देने की मांग की और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। वहीं केंद्र सरकार से एनटीए में सुधार के लिए बनी एक्सपर्ट कमेटी की जानकारी की भी मांग की गई है। इसके अलावा री एग्जाम की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से अधिकतम 10 पेज की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी बुधवार शाम 5 बजे तक अपने जवाब सौंपे। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। अब ये जानिए कि सुप्रीम सुनवाई में सीजेआई ने क्या कहा है। तो सीजेआई ने कहा कि इस मामले में हमें तह तक जाना जरूरी है क्योंकि यह करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। सीजेआई ने एनटीए को कहा और पूछा कि पेपर लीक का नेचर क्या था, क्या पेपर लीक हुआ और समय कितना था, परीक्षा और लीक के बीच में कथित उल्लंघन सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया है, क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। तो देखिए बढ़ेंगे आगे और इस बीच दिल्ली से जो बड़ी खबर सामने आ गई है और ईडी का दरवाजा खटखटाया गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह खबर सामने आ रही है। जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट से जमानत हेमंत सोरेन को मिली है और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती दी गई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।